जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे हमारा। तो मैं यहाँ पे एक बार सारे प्रिंसिपल्स जो हैं जो मुझे याद हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था डिजायर रखना। डिजायर रखना, इंटेंस डिजायर, सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं, एक इंटेंस डिजायर, ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप इंटेंस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था, चैप्टर 2 वाज अबाउट डिजायर, चैप्टर 3 था फेथ के ऊपर। वो डिजायर पूरी हो ही जाएगी, ये फेथ पूरी हो चुकी है, ये फेथ। फेथ के बाद हम लोगों ने देखा था ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन था चैप्टर 4। चैप्टर 5 था स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड नॉलेज। तो ऑटो सजेशन प्रिंसिपल भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटो सजेशन था कि अपने दिमाग को सजेशन देना कि मुझे ये चीज करनी है। कैसे कैसे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज देगा, बट मुझे ये चीज करनी है, ये चीज हो रही है। अपने दिमाग को बार बार वो अफर्मेशन रिपीट करना और रिपीट करके उस अफर्मेशन के टूवर्ड्स अपने माइंड को, एनर्जीज को चैनलाइज करना। ऑटो सजेशन, ताकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचे। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखा था दैट वाज अबाउट चैप्टर 5 विच वाज अबाउट स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड आइडिया। इस प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप लोगों के जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं रेदर देन नॉलेज। नॉलेज आप कभी भी अक्वायर कर सकते हो। इसके अंदर हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था कोर्ट के अंदर केस हुआ था कि वो नॉनसेंस और उनसे बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, और उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो उसके आंसर देने के लिए तो मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। सो दिस वाज अबाउट कि आप नॉलेज बाद में भी अक्वायर कर सकते हो, राइट, बट बिफोर दैट यू शुड वर्क ऑन दैट आइडिया कि यार यस ये चीज मुझे करनी ही है, और फिर उस आइडिया के पीछे एक्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, फिफ्थ स्टेप टुवर्ड रिचेस। इमेजिनेशन लिटरली वर्कशॉप है जहाँ पे सारे प्लान जो भी मैन बनाता है वो क्रिएट किए जाते हैं। वो इम्पल्स, वो डिजायर, उसको शेप, फॉर्म और एक्शन जो है ना, वो इमेजिनेशन फैकल्टी के थ्रू दिया जाता है। ब्रेन का जो इमेजिनेशन सेक्शन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान कुछ भी बना सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है आज तक की, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, सबसे ज्यादा फेवरेबल डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन की हुई है, क्योंकि ये आज की जो एज है वो रैपिड चेंज की है। हर रोज कुछ ना कुछ हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करता है, और इमेजिनेशन फैकल्टी के थ्रू आदमी ने डिस्कवर किया, उसको कल्टीवेट किया, नेचर की फोर्सेस को यूज किया, इतना ज्यादा जितना आज तक के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है, पिछले 100 सालों में जितना हुआ है। उसने कॉन्कर कर लिया है हवा को भी, कि आज इन पक्षी भी उसके मुकाबले उड़ने में कमजोर हैं। हमने एरोप्लेन्स बना लिए हैं। उसने स्पेस को भी हार्नेस कर लिया है, जहां से हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसने एनालाइज किया सूरज को, डिस्टेंस को, और कहाँ कहाँ पे चांद तारों पे भी विमान भेजने लगा, सब इमेजिनेशन के थ्रू। और यही एलिमेंट्स हैं जो आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। इंसान ने देखा कि उसका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और एक रिसीविंग स्टेशन दोनों है। किस चीज का? थॉट्स का। और अब वो समझने लगा है कि इस चीज की प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जा सकता है। ये जो हमने डिस्कवरी की है कि हम अपने थॉट्स भेजते भी हैं और हमें थॉट्स रिसीव भी होते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। उसने लोकोमोशन, ट्रैवलिंग की स्पीड बढ़ा दी। अभी तक हम लोग 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा की स्पीड पे ट्रैवल कर पाते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इंसान ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क में करेगा और लंच सैन फ्रांसिस्को में। इंसान की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो ये है कि वो अपने इमेजिनेशन को यूज कैसे करता है, अपने इमेजिनेशन को डेवलप कैसे करता है। वो अभी तक पहुंचा नहीं है डेवलपमेंट के उस स्टेज पे जहां पे वो अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी को बेस्ट यूज कर पाए। सिर्फ डिस्कवर किया हम लोगों ने कि हमारे पास इमेजिनेशन है,
और उसको बहुत कुछ कुछ लिमिटेड वेज के अंदर हम लोग यूज करने लगे हैं। लेकिन जो इमेजिनेटिव फैकल्टी है, ये दो फॉर्म्स में फंक्शन करती है। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्या है ये दोनों जानते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होती है, इस फैकल्टी के थ्रू इंसान अपने पुराने आइडियाज, पुराने प्लान्स, इन सबको न्यू कॉम्बिनेशन देता है। इसमें कुछ भी नया नहीं बनता है, ये सिर्फ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरह हो गया है, जिसके अंदर इंसान का एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन, जो भी उसे फीड किया है अपने माइंड को, राइट, उसको वो रिफाइन करता है। ज्यादातर इन्वेंटर यही यूज करते हैं, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के अलावा जो लोग क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज करते हैं, राइट। जब सिंथेटिक इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तब क्रिएटिव इमेजिनेशन आता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू इंसान का फाइनाइट दिमाग जो है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के पास। ये वो फैकल्टी है माइंड की जो हंचेस और इंस्पिरेशन जहाँ पे रिसीव होते हैं। यही वो फैकल्टी है जिसके अंदर सारे बेसिक और नए आइडियाज इंसान को दिए जाते हैं। इसी फैकल्टी के थ्रू थॉट वाइब्रेशन जो माइंड से निकलते हैं वही रिसीव भी होते हैं, और इसी फैकल्टी के थ्रू एक इंडिविजुअल ट्यून इन कर सकता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और इसी के थ्रू दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली वर्क करती है इसी मैनर के अंदर जिसके अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये फैकल्टी, ये जो हमारा फंक्शन है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड वाइब्रेट करता है, तब होता है जब कॉन्शियस माइंड एक बहुत स्पीड रेट पे वाइब्रेट करता है। एग्जाम्पल, जब कॉन्शियस माइंड किसी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से स्टिमुलेट होता है, क्रिएटिव फैकल्टीज इतनी अलर्ट हो जाती है, इतनी रिसेप्टिव हो जाती है वाइब्रेशंस को लेके, कि उसके डेवलपमेंट के, उसके यूज के लिए कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें इंसान को मिलने लगती है। ये स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है, वापस से एक बार इसको पढ़ते हैं। क्रिएटिव फैकल्टीज इतनी अलर्ट हो जाती है, इतनी रिसेप्टिव हो जाती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू, वो वाइब्रेशंस के लिए जो सोर्सेस से मेंशन किए जाते हैं, कि जितना आप उसको यूज करोगे उतनी ही ज्यादा वो इमेजिनेशन डेवलप होगी। वाओ, वाओ। उस प्रपोर्शन में हमारी क्रिएटिव फैकल्टी अलर्ट होती है, रिसेप्टिव होती है वाइब्रेशंस को लेके, कि जितना आप उसको यूज करोगे उतनी ही वो डेवलप होगी। अपने माइंड में रखना, जैसे जैसे आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो, कि पूरी कहानी है कि कैसे हम अपनी डिजायर को मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्टेटमेंट में बोली नहीं जा सकती है। स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी तभी जब किसी ने मास्टर कर लिया हो, एक्यूमुलेट कर लिया हो, और चालू किया हो इन प्रिंसिपल्स को यूज करना। मास्टर करना, एसिमुलेट मतलब मेरा हिस्सा ही बन गए हैं, और यूज कर रहा हूं मैं उनको। वाह। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, बिजनेस के, इंडस्ट्री के, फाइनेंस के, और ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट्स और राइटर्स जो लिखना चालू किए, उन सब ने इस क्रिएटिव इमेजिनेशन फैकल्टी को जरूर डेवलप किया है। दोनों सिंथेटिक और क्रिएटिव फैकल्टीज जो इमेजिनेशन की होती है, वो ज्यादा अलर्ट हो जाती है यूज के साथ। जैसे कोई मसल या ऑर्गन हो बॉडी का, जो यूज के साथ बेटर हो जाता है। डिजायर सिर्फ एक थॉट है, एक इम्पल्स है, वो तो सिर्फ एक नेबुलस है, सेंट्रल। वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको फिजिकल काउंटर पार्ट में डेवलप नहीं किया गया हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको डेवलप नहीं किया गया हो यूज के थ्रू। डिजायर सिर्फ एक थॉट है, एक इम्पल्स है, उसको डेवलप करना पड़ता है। जहाँ पे सिस्टमैटिक इमेजिनेशन वो है जो यूज करते हैं ज्यादातर हम लोग, लेकिन अपनी डिजायर को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर, मनी के अंदर, आपको ये दिमाग में रखना ही होगा, ये फैक्ट है कि आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे जहाँ पे क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए होगी।
आपकी इमेजिनेटिव फैकल्टी बहुत वीक हो गई है इन एक्शन के थ्रू, उसको रिवाइव किया जा सकता है, अलर्ट किया जा सकता है यूज के थ्रू। देखो ये फैकल्टी कभी भी मरती नहीं है। हाँ, वक्त के साथ साथ ये दब जाती है, बट कभी भी कुछ होता नहीं है इसमें। अपना अट्रैक्शन फॉर द टाइम बीइंग इस सिंथेटिक इमेजिनेशन के डेवलपमेंट में लगाओ, क्योंकि ये वो फैकल्टी है जो आप ज्यादातर यूज करोगे अपनी डिजायर को मनी में कन्वर्ट करने के लिए। कोई भी एक इंटेंजिबल इम्पल्स होती है जैसे कि डिजायर, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मनी के अंदर हमें प्लान चाहिए होते हैं या फिर बहुत सारे प्लान्स चाहिए होते हैं। ये प्लान्स इमेजिनेशन के थ्रू बनते हैं और ज्यादातर सिंथेटिक फैकल्टी के थ्रू। आप पूरी बुक वापस से पढ़ना और फिर से इस चैप्टर पे आना और एक बार अपनी इमेजिनेशन को काम पे लगाना, वो प्लान बनाने के लिए या प्लान्स, मल्टीपल प्लान्स बनाने के लिए, जिससे आप अपनी डिजायर को मनी में ट्रांसफॉर्म करोगे। डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे प्लान बनाने के लिए, जो हर एक चैप्टर में दिए हुए हैं। आप उन इंस्ट्रक्शंस को अपनी नीड्स के हिसाब से फॉलो करना। अपना टाइम जो है राइटिंग में मत लगाना कि आपको पूरे प्लान करने पड़े वापस से एक एक चीज। जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे, आपने अपने एक इनटेंजिबल डिजायर को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे दिया है। ये प्लान बहुत जरूरी है। वापस से एक बार पढ़ते हैं। जैसे ही डिटेल इंस्ट्रक्शंस आप इस चैप्टर के पढ़ोगे और हर एक चैप्टर के इंस्ट्रक्शंस आप अप्लाई करने लगोगे पूरी बुक पढ़ने के बाद, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो जैसे ही आप ये चीजें कंप्लीट करोगे, आप देखोगे आपने अपने दिमाग के उस प्लान को एक कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, उस इमेजिनेशन को, उस डिजायर को। और याद रखना कि आपकी जो डिजायर की स्टेटमेंट है या उसके रियलाइजेशन का जो प्लान है, वो रिटर्न में होना चाहिए। ये पहला स्टेप है आपका। जितने भी स्टेप्स आप लो, उससे सबसे पहले वो रिटर्न में आया, इसका मतलब वो फिजिकल में आया। सबसे पहला फिजिकल काउंटर पार्ट उसका वो रिटर्न पार्ट होता है। जिस अर्थ पे हम लोग जीते हैं और जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, ये सारे इवोल्यूशनरी चेंज की बदौलत है। माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे मैटर्स को ऑर्गेनाइज किया गया और अरेंज किया गया, जिससे आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनी हैं। और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस अर्थ के ऊपर 1 बिलियन इंडिविजुअल सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं, और हर एक मैटर जो है वो एक इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी से ही चालू हुए थे। मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, हमारे सेल से लेके जितने भी एटम है किसी भी चीज के, वो सब स्टार्टिंग में एक इंटेंजिबल फॉर्म थे। डिजायर जो होती है ये एक थॉट इम्पल्स होती है। थॉट इम्पल्सेस एक एनर्जी फॉर्म होते हैं। जब आप थॉट इम्पल्स के साथ चालू करते हो, डिजायर करते हो पैसे को अक्यूमुलेट करने की, तब आप वही सेम स्टफ जो नेचर ने यूज किया अर्थ को क्रिएट करने के लिए, उसी चीज को सर्विस में लगाते हो और अपने पूरे ब्रेन और बॉडी को इस थॉट इम्पल्स फंक्शन के अंदर आप एंगेज करते हो। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि यूनिवर्स दो ही एलिमेंट से बना है, मैटर और एनर्जी। एनर्जी और मैटर के कॉम्बिनेशन से ही सारी चीजें बनी हैं, जो भी इंसान परसीव कर सकता है। बड़े से बड़ा स्टार जो यूनिवर्स में घूम रहा है, और छोटे से छोटा इंसान जो कि वो खुद है। हम अब इस टास्क के अंदर एंगेज हैं कि नेचर के मेथड से हम प्रॉफिट कैसे अर्न करें। आप धीरे धीरे नेचर के लॉज को समझ रहे हो और अपनी डिजायर को फिजिकल या मॉनेटरी इक्विवेलेंट बनाने के प्रोसेस में हो। आप ये कर सकते हो, पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है। आप एक पूरा खजाना बना सकते हो, पूरी खुद के लिए एक लेगेसी बना सकते हो इन लॉज को यूज करके, जो कि सटीक हैं, ये कभी नहीं चूकते। लेकिन सबसे पहले आपको इन लॉज से फेमिलियर होना होगा और इन्हें यूज करना सीखना होगा रिपीटेशन के थ्रू। जैसे जैसे आप इन डिस्क्रिप्शन को अप्रोच करोगे, इन प्रिंसिपल्स को
हर एक एंगल से ऑथर उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिवील करेंगे वो सीक्रेट जिससे आप बड़े से बड़ा फॉर्च्यून अक्यूमुलेट कर सकते हो। जितना स्ट्रेंज और पैराडॉक्सिकल अतरंगी ये साउंड कर रहा है, उतना ये शायद होगा, लेकिन ये सीक्रेट एक सीक्रेट नहीं है। नेचर ने अर्थ के अंदर, स्टार्स के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर, हमारे नज़ारों के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, राइट, एक विजन डाला है, कुछ ना कुछ डाला है। ये सीक्रेट पूरे नेचर में देखने मिलता है। नेचर इस सीक्रेट को बायोलॉजी के अंदर एक्सप्रेस करता है। एक छोटे से सेल को, जो इतना छोटा है, एक पिन के ऊपर भी नहीं आता है, उसको एक पूरा ह्यूमन बीइंग बना देता है जो आज ये लाइन पढ़ रहा है। सिर्फ एक डिजायर को उसका फिजिकल इक्विवेलेंट मिलना, ये कोई भी जादुई चीज नहीं है। एकदम भी डिस्करेज मत होना अगर स्टार्टिंग के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा गया हो वो आपको समझ नहीं आए। जब तक आप एक माइंड के बहुत लंबे स्टूडेंट नहीं रहे हो, तब तक ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाएगा कि जो भी इन चैप्टर्स के अंदर लिखा है आप वो पूरा का पूरा अपना लो पहली रीडिंग के अंदर। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखना बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करने वाले हैं, ये आपके लिए एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ओपन करेंगे जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को समझ पाओ, यूज कर पाओ। जो भी आप समझो उसको अपनाते जाओ, उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर ट्राई करो कि आप उसको अप्लाई कर पाओ। जैसे जैसे ये फिलोसॉफी पढ़ो, बार बार इसको पढ़ो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी है। आपको अब बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है, और आप अब क्लैरिटी के साथ एक्शन ले रहे हो। आप हेजिटेट नहीं करते हो, और आपको रुकना तो एकदम भी नहीं है। राइट, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो ये बुक पढ़नी ही है। राइट, फिर आपको लगे कि शायद अब रुक जाऊं। कैसे हम अपनी इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल यूज दे सकते हैं? कैसे हम हमारे इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल यूज दे पाएंगे? देखो, आइडियाज जो होते हैं वो बिगनिंग पॉइंट होते हैं हर एक खजाने के। आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं इमेजिनेशन को। चलो एग्जामिन करते हैं कुछ बहुत ही अच्छा आइडियाज जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फॉर्च्यून्स क्रिएट किए हैं, इस होप के साथ कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, उस मेथड के थ्रू इमेजिनेशन को कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसके ऊपर हमें समझ आए थोड़ी सी और। तो एक कहानी है एन्चेंटेड कैटल, मतलब जादुई कुछ, बहुत ही सुहावनी सी केतली। 50 साल पहले एक पुरानी कंट्री के अंदर एक डॉक्टर थे जो शहर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। अपने घोड़े के ऊपर बैठ के वो धीरे धीरे एक ड्रग स्टोर के पास गए, और वो जो काउंटर के ऊपर इंसान बैठा था उसके साथ बातें करने लगे। उनका मिशन ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ ले पाए ज्यादा से ज्यादा लोगों से। वो एकदम ठान चुके थे कि मैं साउथ को सबसे ज्यादा बेनिफिट लेके आऊंगा सिविल वॉर के बाद, जो सदर्न रीजन है वहां पे। 1 घंटे के बाद प्रिस्क्रिप्शन काउंटर के पीछे जो पुराने डॉक्टर और क्लर्क हैं वो धीरे धीरे बातें करने लगे, और फिर डॉक्टर चला गया। वो बाहर गया और एक बड़ा सा पुरानी सी केतली लेके आया, एक लकड़ी की पैडल जिसके ऊपर केतली को रख सकते हैं, और उसको स्टोर के पीछे वाले हिस्से में रख दिया। क्लर्क ने केतली को गौर से देखा, अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, और कुछ करेंसी नोट्स निकाले और डॉक्टर को दे दिया। उन करेंसी नोट के अंदर $500 थे, क्लर्क की पूरी सेविंग। डॉक्टर ने एक छोटी सी पेपर की स्लिप दी जिसके ऊपर एक सीक्रेट फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटी सी स्लिप के ऊपर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ था जैसे कि कोई राजमहल का खजाना मिल जाए, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। वो मैजिक वर्ड्स केटली के अंदर उबलने चाहिए थे, लेकिन डॉक्टर और क्लर्क दोनों को नहीं पता था कि उस केटली में से क्या खजाने निकलेंगे।
वो पुराना डॉक्टर जो है वो बहुत खुश हुआ इस केटली को $500 में बेच के, क्योंकि इतने पैसों से तो वो अपने सारे कर्जे चुका देगा। ये बात हो रही होगी आज से शायद 150 साल पहले की। तो 150 साल पहले $500 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये मनी उसके सारे डेट रिमूव कर देगा और उसको फ्रीडम ऑफ माइंड देगा। क्लर्क ने एक बहुत बड़ा चांस लिया और अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स सिर्फ एक केटली के पीछे और एक पेपर के पीछे लगा दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने की नदियां बहा देगा, अलादीन के चिराग की तरह। क्लर्क ने एक्चुअल में खरीदा था एक आइडिया। जो पुरानी केटल, वो वुडन की लकड़ी और सीक्रेट मैसेज जो था वो तो सिर्फ बहाने थे। जो स्ट्रेंज परफॉर्मेंस था केटल का वो तो तब चलने लगा जब न्यू ओनर ने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन को इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया, जिसके बारे में डॉक्टर को पता ही नहीं था। ये स्टोरी बहुत आराम से पढ़ना, अपनी इमेजिनेशन को टेस्ट देना, देखना कि क्या आप खोज पाते हो कि यंग मैन ने सीक्रेट मैसेज के अंदर क्या किया कि वो केटल जो है वो गोल्ड से ओवरफ्लो होने लगी। याद रखना जैसे जैसे आप पढ़ो कि ये अरेबियन नाइट्स की कहानी नहीं है, सही में कोई अलादीन का चिराग नहीं है। यहाँ पे एक कहानी है फैक्ट्स की, फिक्शन नहीं है, सिर्फ कहानी नहीं है। ऐसे फैक्ट्स जो कि एक आइडिया की तरह चालू हुए। चलो अब हम लोग एक नज़ारा डालते हैं उन वास्ट फॉर्च्यून्स के अंदर जो कि इस आइडिया ने प्रोड्यूस की है। इस आइडिया ने इतने बड़े बड़े खजाने दिए हैं इंसान को पूरी दुनिया के अंदर कि आज केटल्स के अंदर कंटेंट डाल के लाखों लोगों को बेचा जा रहा है। ओल्ड केटल वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर है। इसीलिए ये जॉब देती है एक परमानेंट नेचर का हजारों मेन एंड वुमेन को, जो भी शुगर केन ग्रो करने के अंदर हैं और शुगर मार्केट को रिफाइन करते हैं। ओल्ड केटल कंज्यूम करती है मिलियंस ऑफ ग्लास बॉटल्स, जिससे कि हजारों लोगों को, हजारों ग्लास वर्कर्स को नौकरी मिलती है। ओल्ड केटल एम्प्लॉयमेंट देती है एक क्लर्क्स की पूरी आर्मी को, स्टेनोग्राफर्स को, कॉपीराइटर्स को, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स को, पूरे नेशन के अंदर। ये फेम और फॉर्च्यून लेके आई है उन आर्टिस्ट के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाई प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हुए। ओल्ड केटल ने एक स्मॉल सदर्न सिटी को एक बड़ा सा साउथ का कैपिटल बना दिया, जहां पे अब इसके बेनिफिट्स हैं ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बिजनेस, हर एक रेसिडेंट ओल्ड केटल से इन्फ्लुएंस होता है। इस आइडिया का इन्फ्लुएंस जो है ये आज सारे सिविलाइज्ड कंट्री दुनिया के अंदर जो है उसके अंदर एक स्ट्रीम ऑफ गोल्ड दे रहा है। जिसने भी इस आइडिया को टच किया उस केटली से सोना निकलने लगा। और सबसे बड़ी कॉलेजेस बनी साउथ की, जहाँ पे हजारों लोग ट्रेनिंग लेते हैं सक्सेस की। ओल्ड कैटल ने और भी कमाल की चीजें की है। पूरी दुनिया के डिप्रेशन के अंदर जहाँ पे फैक्ट्रीज, बैंक्स और बिजनेस हाउसेस अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, तो जो ओल्ड केटल, एन्चांटेड केटल के ओनर थे वो तो आगे बढ़ते गए। उन्होंने तो और एम्प्लॉयमेंट दिया पूरे लोगों को देश भर के अंदर, और लोगों को सोना दिया, क्योंकि उन्हें अपने आइडिया के अंदर पूरा भरोसा था। अगर वो पुरानी ब्रास की कैटल बोल पाती तो वो बताती वो सारी कहानियां उस रोमांटिक लैंग्वेज के अंदर। रोमांस ऑफ लव, रोमांस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल मैन और वुमेन का रोमांस, जो डेली इस ओल्ड केटल से स्टिमुलेट होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑथर भी एक ऐसे रोमांस के साथ परिचित है और वो इसका हिस्सा भी है। और ये सारी चीजें तब बनने लगी जब उसी स्पॉट के ऊपर ड्रग क्लर्क ने इस केटल को परचेज किया। ड्रग ड्रग क्लर्क से उस केटल को परचेज किया। यहाँ पे ऑथर अपनी वाइफ से मिले थे।
और उनकी वाइफ वो पहले इंसान थी जिन्होंने उनको एन्चेंटेड केटल बोला। ये केटली का जो प्रोडक्ट है जो वो लोग पी रहे हैं, उसने जब पूछा कि आप एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छे या बुरे यस सबके लिए एक्सेप्ट करेंगे। अब आप समझ पा रहे हो कि एन्चांटेड केटल एक वर्ल्ड फेमस ड्रिंक है। ये फिट करती है, ऑथर कन्फेस करता है अपनी होम सिटी के अंदर ये ड्रिंक पीते हुए अपनी वाइफ के साथ। और ये स्टिमुलेशन ऑफ थॉट बिना इंटॉक्सिकेशन के दे रहा है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड है, लेकिन ऑथर यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि कैसे ओल्ड केटल ने हजारों लोगों को मेमोरीज दी, और इसकी वजह से ऑथर भी जो हैं वो ओल्ड केटल पीते रहते हैं। ऑथर ने सारे ओल्ड केटल ने सारे टाइप के रोमांसेस में पार्ट लिया है। जो भी आप हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, आप जिस भी ऑक्यूपेशन के अंदर हो, फ्यूचर के अंदर याद रखना, जब भी आप वर्ड देखो कोको कोला और इसका इतना बड़ा एम्पायर देखो, तब याद रखना ये सिर्फ एक आइडिया से चालू हुआ था। और वो इंग्रेडिएंट्स जो थे, ओह मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट ड्रग है मिक्स्ड विद दिस बहुत इमेजिनेशन। गई ये पूरी केटली की जो कहानी है ये कोको कोला की है। ओह माय गुडनेस, वाओ, ब्यूटीफुल। ये जितने भी 13 स्टेप्स है रिचेस के, और इस बुक के अंदर जो भी डिस्क्राइब किया गया है, ये सब इन्फ्लुएंस ऑफ कोको कोला के थ्रू किया गया है, जिसने खुद को हर एक सिटी, टाउन, विलेज, क्रॉस रोड, पूरी दुनिया के अंदर खुद को फैलाया है। और एक ऐसा आइडिया आप भी क्रिएट कर सकते हो, इतना ही अच्छा जैसा कोको कोला है, और उसको डुप्लीकेट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड प्यासे लोगों के साथ, और उनकी प्यास बुझा सकते हो। ट्रूली थॉट्स ही वो चीजें हैं, और उनका ऑपरेशन जो है वो पूरा वर्ल्ड है। आप एक थॉट से पूरे वर्ल्ड को चला सकते हो, पूरे वर्ल्ड में एक थॉट को फैला सकते हो। वाओ। यस। सो करें हम लोग हमारा मनी मैनिफेस्टेशन। आ जाए मनी मुद्रा में। वाह। वाह। सबसे पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। आई एम रिच। आई एम रिच। हम लोग हमारे साथ में एक बार वो स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो हमारे गोल की है। आई एम अट्रैक्टिंग 120 पीपल इन हम है करोड़पति 15,000 स्टार्टिंग प्राइस। वाओ। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। आई एम रिच। 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 और वो इमोशन फील करते हुए, वो प्यारा सा इमोशन, हाउ रिलैक्स्ड यू आर फीलिंग। आई एम रिच। वो एक रिच पर्सन वाला कॉन्फिडेंस, वो एक रिच पर्सन वाली पर्सनालिटी, वो बिहेवियर, एब्सेंस ऑफ फियर। आई एम रिच। यस। आई एम रिच। आई एम रिच। अपने ब्रेन के साथ ही बात करके उसको बताना आई एम रिच। आई एम रिच। इन वर्ड्स को अच्छे से अपने ब्रेन के अंदर जाने दो। आई एम रिच। आई एम रिच।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।